नमस्कार, डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत 29 अगस्त को सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिघाट करेगा लॉन्च। पाकिस्तान के ने टॉप चीनी जनरल को दिया निशान-ए-इम्तियाज। चीन का एयरक्राफ्ट फिर घुसा जापान में। इंडियन एयरफोर्स खरीदेगी एडिशनल एयरबस C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और 44 इयर्स के R&D के बाद भी कावेरी इंजन तेजस के लिए नहीं है तैयार। हेडलाइन नंबर 1। इंडियन नेवी की ताकत में एक और महत्वपूर्ण इजाफा होने जा रहा है। आईएनएस अरिघाट भारत की दूसरी इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन जल्द ही नेवी में शामिल होने वाली है। यह अरिहंत क्लास की दूसरी सबमरीन है जो 2009 में शामिल की गई आईएनएस अरिहंत का सपोर्ट करेगी। अरिहंत का अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला, जो इस सबमरीन के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। न्यूक्लियर सबमरीन्स भारत की मैरिटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। ये लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं और लॉन्ग रेंज की न्यूक्लियर मिसाइलें ले जा सकती हैं। भारत की योजना 5 अरिहंत क्लास की शिप्स के साथ-साथ 6 और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का निर्माण करने की है। इसके अलावा इंडियन नेवी कन्वेंशनल सबमरीन्स की संख्या भी बढ़ा रही है। कलवरी क्लास की 6 सबमरीन्स पहले ही नेवी में शामिल हो चुकी हैं। आने वाले वर्षों में प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 76 और प्रोजेक्ट 75AS के तहत 15 और नई सबमरीन्स शामिल होंगी। आईएनएस अरिघाट का शामिल होना भारत की मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड मेजर एस्टैब्लिशमेंट्स को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का भी प्रतीक है। हेडलाइन नंबर 2। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक टॉप जनरल को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला है। यह घटना दोनों देशों के बीच गहरे सैन्य संबंधों को दर्शाती है। जनरल ली क्याओमिंग, जो चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर हैं, को मंगलवार को निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें पाकिस्तान और चीन की आर्मी के बीच क्लोज कोऑपरेशन को बढ़ावा देने में उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। प्रेसिडेंट्स हाउस में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और मिलिट्री जनरल असीम मुनीर ने भाग लिया। इस अवार्ड से पहले जनरल ली ने प्रधानमंत्री शरीफ से मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान चीन फ्रेंडशिप के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विशेष रूप से बायलैटरल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और चीन हर परिस्थिति में एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को पाकिस्तान में वाइड स्प्रेड पब्लिक, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्राप्त है। यह सपोर्ट इन संबंधों को दोनों देशों की प्रगति और विकास के लिए इंडिस्पेंसेबल बनाता है। जनरल ली ने अपने बयान में कहा कि चीन एक आयरन ब्रदर एंड ट्रस्टेड फ्रेंड के रूप में पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को हाईएस्ट प्रायोरिटी देता है। उन्होंने दोनों देशों की फ्रेंडशिप को नए स्तर तक ले जाने की चीन की इच्छा व्यक्त की। अंत में जनरल ली ने रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने तथा टेररिज्म का मुकाबला करने में पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस की भूमिका की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के आर्म्ड फोर्सेस की क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए चीन की प्रतिबद्धता को दोहराया। यह अवार्ड और बैठक पाकिस्तान और चीन के बीच स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टाइज का प्रतीक है, जो आने वाले समय में और भी गहरे होने की संभावना है। हेडलाइन नंबर 3। चीन और जापान के बीच टेंशन एक बार फिर बढ़ गया है। एक चीनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने जापान के एयरफील्ड का उल्लंघन किया है। यह इंसिडेंट सोमवार को हुई और इसे किसी चीनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा किया गया पहला ऐसा कदम माना जा रहा है। जापान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार सोमवार सुबह लगभग 11:30 बजे एक Y9 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट ने ईस्ट चाइना सी में नागासाकी प्रोविंस के डेंजो आइलैंड्स के एयरफील्ड में एंटर किया। यह एयरक्राफ्ट लगभग 2 मिनट तक जापानी एयरफील्ड में रहा। इस इंसिडेंट के कारण जापान को तुरंत फाइटर जेट्स तैनात करने पड़े। चीनी एयरक्राफ्ट ने जापानी एयरफील्ड में प्रवेश करने से पहले और बाद में कई बार आइलैंड के साउथ ईस्ट में उड़ान भरी। लास्टली दोपहर 1:15 के आसपास यह विमान चीन की ओर लौट गया। जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इस दौरान किसी भी प्रकार के वेपन या सिग्नल फ्लेयर का इस्तेमाल नहीं किया। इस घटना के बाद जापान ने डिप्लोमेटिक लेवल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जापान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर मसाताका ओकानो ने चीन के एक्टिंग एम्बेसडर को तलब किया और इस घटना पर गंभीर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने चीन से ऐसी घटनाओं की रिकरेंस रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। यह पहली बार नहीं है जब चीनी एयरक्राफ्ट्स ने जापान के एयरफील्ड का उल्लंघन किया है। पहले भी नॉन मिलिट्री चाइनीज एयरक्राफ्ट और ड्रोन द्वारा ऐसी घटनाएं हुई हैं। 2012 और 2017 में चीनी कोस्ट गार्ड शिप से उड़ान भरने वाले विमानों ने विवादित सेनकाकू आइलैंड्स के पास जापानी एयरफील्ड में प्रवेश किया था। इस इंसिडेंट से क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका है। चीन की बढ़ती अग्रेसिव एक्टिविटीज विशेष रूप से ताइवान के संदर्भ में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।
जापान भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ क्वाड अलायंस का हिस्सा है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती मुखरता का जवाब माना जाता है। इस बीच अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन और चीनी फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के बीच बीजिंग में एक बैठक होने वाली है। यह बैठक इस लेटेस्ट इवेंट के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मुद्दे पर कोई डिस्कशन होती है या नहीं, और क्या इससे क्षेत्र में तनाव कम करने में कोई मदद मिलेगी। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेडलाइन नंबर 4, इंडियन एयरफोर्स अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लीट को आधुनिक बनाने की ओर एक बड़ा स्टेप उठाने जा रही है। यह स्टेप है पुराने सोवियत ईरा के AN-32 टर्बोप्रॉप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को नए C-295 मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से बदलने का। C-295 एक मॉडर्न एंड एफिशिएंट एयरक्राफ्ट है जो 5 से 10 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। यह कैपेसिटी वर्तमान AN-32 विमानों के बराबर है, जो दशकों से इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट फ्लीट का मुख्य आधार रहे हैं। AN-32 एयरक्राफ्ट अब अपने सर्विस लाइफ के अंत के करीब पहुंच रहे हैं और इनकी रिटायरमेंट 2030 में शुरू होने वाली है। इसी समय C-295 की प्रोडक्शन लाइन 2032 तक चलने की उम्मीद है। इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही 76 C-295 विमान खरीदने की कमिटमेंट जताई है। इनमें से 16 विमानों का निर्माण स्पेन में एयरबस द्वारा किया जाएगा, जबकि बाकी 40 का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। यह एक हिस्टोरिक डील है जो भारत के डोमेस्टिक एयरोस्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। इंडियन एयरफोर्स के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड भी 6 C-295 मल्टी मिशन सी प्लेन खरीदने की योजना बना रहा है। यह इस एयरक्राफ्ट की वर्सेटिलिटी को दर्शाता है। इतना ही नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से भी C-295 की एडिशनल परचेज की संभावना है। यह सब मिलकर भारत में C-295 के लिए एक ब्राइट फ्यूचर का संकेत देता है। AN-32 फ्लीट को C-295 से बदलने का यह निर्णय इंडियन एयरफोर्स की अपनी कैपेबिलिटीज को आधुनिक बनाने और भविष्य के लिए तैयार रहने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कदम न केवल एयरफोर्स की ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाएगा, बल्कि देश के डिफेंस इंडस्ट्री को भी मजबूत करेगा। हेडलाइन नंबर 5, भारत के इंडिजिनस फाइटर जेट तेजस के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है कावेरी इंजन। यह प्रोजेक्ट भारत की एयरोस्पेस कैपेबिलिटीज में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। आइए जानते हैं इस महत्वाकांक्षी प्रयास के बारे में। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। इसका टारगेट था भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए एक इंडिजिनस जेट इंजन का निर्माण। लेकिन दशकों के विकास के बावजूद यह इंजन अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। इस प्रोजेक्ट को कई टेक्निकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या थी सफिशिएंट थ्रस्ट की कमी और ओवरवेट। इंजन की रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी भी एक चिंता का विषय रही। एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की कमी ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मुद्दे भी रहे। शुरुआती टारगेट्स बहुत महत्वाकांक्षी थे और टाइमलाइन अनरियलिस्टिक थी। तेजस जेट के डिजाइन में लगातार बदलाव के कारण इंजन में भी बार-बार मॉडिफिकेशन करने पड़े, जिससे देरी हुई। इंटरनेशनल सैंक्शंस ने भी प्रोजेक्ट को प्रभावित किया। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद लगाए गए सैंक्शंस ने इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और मटेरियल्स तक पहुंच को सीमित कर दिया। फॉरेन एंटिटीज के साथ कोलैबोरेशन के अवसर भी कम हो गए। फाइनेंसिंग में उतार चढ़ाव और एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स की कमी ने भी प्रोजेक्ट की प्रगति को धीमा किया। लेकिन हाल के वर्षों में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं। फरवरी 2023 में कावेरी इंजन ने हाई एल्टीट्यूड पर सक्सेसफुल टेस्ट किया। नए आफ्टरबर्नर के साथ इंजन से 80 किलोन्यूटन से अधिक थ्रस्ट की उम्मीद है। इसका फ्लैट रेटेड डिजाइन भारत की हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए उपयुक्त है। भविष्य में और भी सुधार की संभावना है। कावेरी 2 इंजन के डेवलपमेंट की योजना है, जो 90 से 95 किलोन्यूटन के बीच थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है। 2024 तक ड्राई कावेरी इंजन को इनिशियल फ्लाइट रिलीज सर्टिफिकेशन मिलने की उम्मीद है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। यदि यह सक्सेसफुल होता है तो भारत अपने फाइटर जेट्स को इंडिजिनस इंजन से संचालित कर सकेगा। यह न केवल भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा, बल्कि देश की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का भी प्रतीक होगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।